नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू गहलोत। मेरे चैनल क्लासुक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये क्वेश्चन आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं में ज़रूर देखने को मिलेंगे और आप इनसे भरपूर लाभ उठाएंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये सुपर 100 क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 60 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। आज के जो आगे के क्वेश्चन हैं उनके साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ और उम्मीद है आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन कर रहे होंगे और इन्हें अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने आज के नए क्वेश्चनों की ओर। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा। हमारे 60 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे आगे के जो क्वेश्चन है आज उनसे हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन ए है कुरान, बी है आपका बाइबिल, सी है आपका महाभारत और डी है आपका त्रिपिटक। इसमें से जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका बाइबिल। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, बाइबिल ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62 की भारतीय संस्कृति के 4 लक्षणों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है। भारतीय संस्कृति के 4 लक्षणों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है। ऑप्शन आपके पास में धर्म, बी है आपका अर्थ, सी है आपका काम और डी ऑप्शन है आपका मोक्ष। इसमें से जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका काम। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये आपका रिपीट होता रहता है, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है वह है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। ये आपका कि आकृतियों से स्पष्ट होता है। आकृतियों से स्पष्ट होता है। ऑप्शन आपके पास में भाव, बी है आपका रूप, सी है आपका लय और डी में आपका ये सभी। ठीक है दोस्तों, इसमें से जो आपका राइट आंसर है, इसमें आपका राइट आंसर है रूप। आकृतियों से रूप स्पष्ट होता है, क्योंकि अगर आप कोई भी आकृति खींच ले उसमें आपको कोई ना कोई रूप बना हुआ मिलेगा। ठीक है, ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन रिपीट होता है इसमें कई बार बच्चे ऑप्शन डी जो दिया है उपयुक्त सभी लगाकर अपना क्वेश्चन गलती कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आकृतियों से गिरी हुई आकृति को हम रूप कहते हैं। सॉरी, रेखाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, रूप। तो आकृति, रेखाओं से हम आकृति बनाते हैं और आकृति हमारी क्या होती है, रूप कहलाती है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका जो क्वेश्चन है आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप, इसमें आपका बी ऑप्शन राइट होगा। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 64। ये कह रहा है कि स्थिर चित्रण स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ऑप्शन है आपके पास में ए बंगाल शैली में, बी है आपका मुगल शैली में, सी है आपका पाश्चात्य शैली में और डी है आपका अजंता शैली में। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका पाश्चात्य शैली। पाश्चात्य शैली में सबसे पहले स्थिर चित्रण हुआ है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये आलोफ की बात कर रहा है। आलोफ की प्रमुख रूप से आलोफ क्षेत्र में स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से कहाँ हुआ है, तो आपका पाश्चात्य अभिप्राय है वेस्टर्न कला में। ठीक है, वेस्टर्न कला में सबसे पहले स्थिर चित्रण हुआ है। अगर आपका पाश्चात्य कला ऑप्शन में नहीं होगा तो उसके बाद हम क्या राइट करेंगे, वो होगा आपका जैन शैली। ठीक है, आपका पाश्चात्य नहीं है आपका ऑप्शन में तो आप जैन शैली को राइट करेंगे, क्योंकि भारत में अगर पूछा जाए कि स्थिर चित्रण किस शैली में हुआ है तो आपका जैन शैली में हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जैन शैली में स्थिर चित्रण देखने को मिलता है। अगर आपका ऑप्शन में पाश्चात्य कला है तो आप पहले पाश्चात्य लगाएंगे और दूसरे नंबर पे आपकी जैन शैली होगी। लेकिन अगर केवल भारत की बात की जाए तो सबसे पहले जैन शैली या अभ्रंश शैली में सबसे पहले स्थिर चित्रण हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। इसमें जो क्वेश्चन है आपका ये इस प्रकार है कि चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती हैं। ऑप्शन है आपके पास में उदासी, बी आपका उलझन, सी आपका व्याकुलता और डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका व्याकुलता। सी ऑप्शन आपका राइट है। कर्णवत रेखाएं जो मनोभाव व्यक्त करती हैं वो होता है आपका व्याकुलता। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इनका रिवाइज करेंगे, रिवीजन करते रहेंगे ताकि आप इन क्वेश्चनों को ना भूलें। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपका दक्षिणी शैली या सल्तनत शैली से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन है आपका कि तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तु शैली की विशेषता है। तिरछी दीवारें किस इंडो इस्लामिक वास्तु शैली की विशेषता है। आपके पास ऑप्शन ए है खिलजी, बी है आपका तुगलक, सी है आपका लोधी वंश और डी है आपका मामलुक वंश। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, तुगलक वंश। तुगलक वंश में तिरछी दीवारें देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे आप याद रखेंगे और आप इसका रिवीजन करते रहेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका कि अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए हैं। अवध के नवाबों के चित्र किसने बनाए हैं। जो आपका अवध है, अवध से अभिप्राय आपका लखनऊ, क्योंकि लखनऊ को अवध भी कहा जाता है। और आपका क्वेश्चन कह रहा है कि अवध के नवाबों के चित्र किस कलाकार ने बनाए हैं। आपके पास ऑप्शन है नैनसुख, बी आपका बिशनदास, सी आपका मोलाराम और डी आपका टिल्ली कैटल। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वह आपका टिल्ली कैटल, डी ऑप्शन आपका राइट है। और इसने ही सबसे पहले भारत में ईजल का प्रयोग किया था, क्योंकि जो टिल्ली कैटल कलाकार है आपके, इसका जिक्र कंपनी शैली में हुआ है और कंपनी शैली में इसने सबसे पहले ईजल मतलब स्टैंड, जिस पर कैनवास रखकर हम काम करते हैं, जिस स्टैंड पर, उसे हम ईजल कहते हैं। ईजल ठीक है। सबसे पहले भारत में ईजल का जो प्रयोग किया था वो टिल्ली कैटल ने किया था और ये सबसे पहले कंपनी शैली में हुआ है। ठीक है, आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, जिसमें लिखा है कि पेरिस का नेत्रेदाम क्या है। पेरिस का नेत्रेदाम क्या है। ऑप्शन आपके पास ए की ये कोई चैंपल है, बी है आपका ये चर्च है कोई, सी है आपका कैथेड्रल है या डी ऑप्शन में आपका लिखा है बेसिलिका। दोस्तों जो आपका पेरिस का नेत्रेदाम है ये आपका एक प्रकार का कैथेड्रल है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कई बार बच्चे गलती कर देते हैं चर्च लगाकर, लेकिन दोस्तों जो पेरिस का नेत्रेदाम है इसे हम कैथेड्रल कहते हैं। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वही मैंने अपने पेपर सेट में शामिल किए हैं ताकि आपको आसानी रहे और आप इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही याद करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है हमारा कि 1948 में समर ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था। 1948 में समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास विमान दास, बी है आपका अजीत चक्रवर्ती, सी है आपका चिंतामणिकर और डी है आपका सर्वराय चौधरी। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका चिंतामणिकर, सी ऑप्शन आपका राइट होगा और ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन भी आपका महत्वपूर्ण है और क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। इसमें लिखा है कि ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक, ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक किस कलाकार को कहा जाता है। तो इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनमें है कि ए निकोलस पुशीन को, बी आपका रिचर्ड विलियमसन को, सी आपका विलियम ब्लैक को और डी आपका क्लॉद लोरा। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका रिचर्ड विलियमसन। बी ऑप्शन आपका राइट है और ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ब्रिटिश दृश्य चित्रों का जनक रिचर्ड विलियमसन को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अपने नए क्वेश्चन की ओर। हमारे क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनका बार बार रिवीजन करते रहेंगे जिससे आप इन्हें ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 71 है आपका। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है। चित्रकारों के बड़ौदा समूह के संस्थापक कौन है। ऑप्शन आपके पास ए हिम्मत शाह, बी आपका एन.एस. बेंद्रे, सी आपका गुलाम मोहम्मद शेख और डी ऑप्शन आपका विनोद पटेल। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक माने जाते हैं और जो एन.एस. बेंद्रे हैं इनका पूरा नाम है श्रीधर नारायण बेंद्रे। यही भारतीय प्रथम बिंदुवादी और प्रभाववादी कलाकार माने जाते हैं एन.एस. बेंद्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 72। इसमें लिखा है कि सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है। सिरे पर्दू कास्टिंग की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके पास मरणशिल्प से अभिप्राय होता है जो मिट्टी के बर्तन या मूर्ति होती है उन्हें हम मरणशिल्प या मरणपात्र कहते हैं। बी आपका क्रोमा, सी आपका वैल्यू और डी आपका कांसा। ठीक है, जो सिरे पर्दू कास्टिंग तकनीक है इसका जो संबंध है इसका है कांसे से, क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में आपकी जो नर्तांगना मूर्ति मिली थी वो सबसे पहले कांस्य में बनी थी। सिरे पर्दू या मधुचिष्ट पद्धति में जो बनी थी आपकी मूर्ति वो आपकी नर्तांगना थी। ठीक है, तो सिरे पर्दू कास्टिंग का संबंध कांस्य से है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। दोस्तों आज की वीडियो में हमने लगभग 20 क्वेश्चन अपने 100 सुपर क्वेश्चन से शामिल किए हैं और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो हम कल करेंगे। आज हमने 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं और उनके साथ कुछ जो महत्वपूर्ण पर्सन है आपके बेसिक पर्सन वो शामिल किए हैं एक्स्ट्रा में टेस्ट से हटकर, और जो बाकी के क्वेश्चन आपके बच जाएंगे वो आपके कल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें दोहराते रहेंगे याद करने के लिए। जब आप इनका रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके याद नहीं होंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को याद करने के लिए इनका बार बार रिवीजन करना होगा, तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। अन्यथा आप एक बार पढ़कर छोड़ देंगे तो आपके बिल्कुल भी याद नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, आप मेरी बातों को जितना याद रखेंगे उतनी ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इस प्रकार से है कि जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। जहांगीर आर्ट गैलरी स्थित है। ऑप्शन है आपके पास ए दिल्ली में, बी है आपका मुंबई, सी है आपका गुजरात और डी है आपका लखनऊ। इसमें जो आपका राइट जवाब है वो आपका बी ऑप्शन राइट है। आपकी जो जहांगीर आर्ट गैलरी है ये आपकी मुंबई में है। ठीक है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका जिसे आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे। दोस्तों आप वीडियो देखकर ना तो लाइक करते ना ही कोई अपना कमेंट भेजते, तो दोस्तों ऐसा ना करें। आप वीडियो देखकर आपको क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक ज़रूर दें और अपनी राय ज़रूर दें, और मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में आ रहा है या नहीं ये भी आप कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजें, मुझे अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है कि महमूद गवा का मदरसा कहाँ स्थित है। महमूद गवा का मदरसा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास गुलबर्गा, बी आपका हैदराबाद, सी आपका बिदर
और डी है आपका दौलताबाद। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका बिदर। ये आपका बिदर में है, और जो बिदर है आपकी ये आपकी दक्षिणी शैली है। दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली की प्रमुख 4 शैली है जो आपको बताई है। उसके साथ 2 शैली प्राचीन है आपकी, एक तो बिदर और दूसरी बिराद। बिराद, ठीक है। बिदर और बिराद दक्षिणी शैली की प्राचीन शैली मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75, इसमें क्वेश्चन है कि हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रेलिया, बी है आपका अमेरिका, सी है आपका इंग्लैंड और डी है आपका अफ्रीका। ठीक है, इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका इंग्लैंड। हेनरी मूर इंग्लैंड के कलाकार माने जाते हैं और ये अपनी चलित मूर्ति स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है और आपको किसी ना किसी परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलेगा। चलते हैं हम अपने नए क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 76, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है, या निम्नलिखित में से कौन तांत्रिक कलाकार है। ऑप्शन है आपके पास मुकुल चंद्र डे, बी है आपका प्रभाकर बर्वे, सी है आपका तैयब मेहता और डी है आपका जहांगीर साबावाला। ये जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों इनमें से जो आपका राइट जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रभाकर बर्वे तांत्रिक कलाकार है आपके। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि भारत के नवतांत्रिक कलाकार कौन है, तो वो है आपके जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष आपके नवतांत्रिक कलाकार माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन असंबद्ध है। इनमें से कौन असंबद्ध है। ऑप्शन है आपके पास के.एस. पन्नीकर, बी है आपका मुकुल चंद्र डे, सी है आपका एन.एस. बेंद्रे और डी है आपका अमृता शेरगिल। दोस्तों इनमें से जो आपका राइट जवाब है वो है मुकुल चंद्र डे, क्योंकि जो मुकुल चंद्र डे है ये आपके ग्राफिक कलाकार है और ये तीनों कलाकार है के.एस. पन्नीकर, एन.एस. बेंद्रे और अमृता शेरगिल, ये आपके चित्रकार है आपके। और जो आपके मुकुल चंद्र डे है ये आपके ग्राफिक कलाकार है, इसलिए ये आपके अलग है इन तीनों कलाकारों से। ठीक है दोस्तों, चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सारे ही क्वेश्चन मैंने इम्पोर्टेंट शामिल किए हैं ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप रूबरू हो सके। क्वेश्चन नंबर 78 है हमारा कि किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना। किस कला इतिहासकार ने भारतीय लघु चित्रण शैली में घराना शैली को पहचाना। इसमें आपके पास ऑप्शन है एम.एस. रंधावा, बी आपका बी एन गोस्वामी, सी आपका ए.के. स्वामी और डी आपका ई.वी. हेवल। इसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका बी ऑप्शन राइट है आपका बी एन गोस्वामी। इनका पूरा नाम है बजेंद्रनाथ गोस्वामी। ठीक है, बी एन गोस्वामी का पूरा नाम है बी एन ब्रजेंद्रनाथ गोस्वामी, इनका पूरा नाम है। इन्होंने भारतीय कला में घराना शैली को पहचाना है। ये दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट होता है और कई बार बच्चे बी एन गोस्वामी को ए.के. स्वामी समझकर ऑप्शन सी लगा देते हैं, जबकि आपका गलत है। आपका बी ऑप्शन राइट होगा, बी एन गोस्वामी। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी ना किसी एग्जाम में ये भी आपको ज़रूर देखने को मिल सकता है। सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, कोई भी क्वेश्चन बेकार का शामिल नहीं किया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 79 है हमारा, समाचार पत्र शाही में किसने स्लैपलेस फ्रंट पेज बनाया था। इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हैं
वो है आपके नंदलाल बोस, बी है आपका एम.एफ. हुसैन, सी है आपका राजा रवि वर्मा और डी है आपका भूपेंद्र खक्कर। दोस्तों जो इसमें आपका राइट जवाब है वो है आपका बी ऑप्शन राइट होगा, एम.एफ. हुसैन। एम.एफ. हुसैन ने समाचार पत्र में जो स्लैप प्लस फ्रंट पेज बनाया है वो एम.एफ. हुसैन ने बनाया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम अपने आज की वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपकी 100 नंबर की क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है। उसमें से आपके 80 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों वो कल कराएंगे हम आपको। आज के जो क्वेश्चन है हमने उन 20 क्वेश्चन शामिल किए हैं और उनके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं आपके बेसिक, उन्हें शामिल किया है जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम उन पे ही चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारा वो है आपका क्वेश्चन नंबर 80। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा होता है। निम्नलिखित में से गर्म रंग कौन सा होता है। आपके पास ऑप्शन है ए बैंगनी, बी है आपका लाल, सी है आपका हरा और डी है आपका भूरा। ठीक है दोस्तों, इनमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन लाल रंग। लाल रंग गर्म रंग की श्रेणी में आता है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका रिपीट होता रहता है। आज दोस्तों ये आपकी वीडियो का आज जो आपकी 100 सुपर क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन था। जो बाकी क्वेश्चन बचे हैं हम उन्हें कल करेंगे। लेकिन दोस्तों आज मैंने आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट शामिल किए हैं इन क्वेश्चनों के अंत में, जो आप अब पढ़ेंगे और वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक क्वेश्चन आपके जो आपके 6-7 क्वेश्चन आपके हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपका जो पहला पॉइंट है आपका इसमें इस प्रकार है कि कला का अर्थ क्या होता है। कला का अर्थ क्या होता है। कला का अर्थ होता है हुनर या कौशल। हुनर या कौशल आपका कला का अर्थ होता है। ठीक है, कला से अभिप्राय आपकी किसी भी कार्य को विशेष रूप से या निपुणता से करना ही आपका कला कहलाता है। ठीक है, आपकी कला हुनर या कौशल कहलाती है। अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 2 कि कला के संबंध में पाश्चात्य दृष्टिकोण क्या है। जिसमें आपका ए पॉइंट है कि अंग्रेजी भाषा में कला को हम आर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर पॉइंट यह है कि फ्रेंच भाषा में हम कला को क्या कहते हैं, तो फ्रेंच भाषा में हम कला को आर्ट के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका कि लैटिन भाषा में हम कला को आर्टम या आर्ट्स के नाम से जानते हैं। तीनों ही पॉइंट आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पूछ ले जाते हैं कि कला को किस देश में या किस भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो तीनों ही पॉइंट आपके मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, सारे ही पॉइंट मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शामिल किए हैं और कई सारी किताबों से पॉइंट को उठाकर एक जगह सम्मिलित किया है ताकि आप परेशान ना हो। आपको मेरे चैनल क्लासुक में जो वीडियो देखने को मिलती है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य किसी चैनल पर आपको इस प्रकार की वीडियो नहीं देखने को मिलेगी। इस चीज़ को आप खुद महसूस करेंगे किसी और चैनल पर जाकर वीडियो देखकर, और फिर आप मेरे चैनल पर आकर वीडियो देखेंगे तो आपको इस चीज़ का आभास तब होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले पॉइंटों की ओर। अगला जो पॉइंट है आपका वो कहता है कि अर का अर्थ होता है बनाना, पैदा करना या रचना करना। और कला धातु से अगला पॉइंट आपका कि कला धातु से ध्वनि शब्द का बोध होता है। कला धातु से ध्वनि शब्द का बोध होता है। नंबर 3 पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है जो उसमें कि काव्य कला का अर्थ होता है काव्य कला आपकी अर्थ प्रदान होती है। काव्य कला आपकी अर्थ प्रदान होती है। और अगले पॉइंट में कहता है कि संगीत कला आपकी ध्वनि प्रदान होती है। काव्य कला अर्थ प्रदान, संगीत कला आपकी ध्वनि प्रदान होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये भी आपका, और आपकी नॉलेज के लिए। जैसे कि आप कला के स्टूडेंट हैं या कला के छात्र हैं, आपको इन बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में तो आते ही हैं, लेकिन ये आपके किसी ना किसी इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा आपसे बेसिक चीज़ों को ही पूछता है। अगर आप बेसिक चीज़ें भी नहीं बता पाते तो आपको इंटरव्यू से बाहर निकाल दिया जाता है, और आप अपने जो आप परीक्षा पास कर एक उच्च स्थान तक जाते हैं,
आपकी जो बेसिक नॉलेज कम रहती है या आप बेसिक नॉलेज में कम जो रहते हैं तो आपको बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए आप इन छोटी छोटी चीज़ों को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट कहता है कि बाकी ललित कला रूप प्रदान होती है। ठीक है, काव्य कला आपकी अर्थ प्रदान, संगीत कला आपकी ध्वनि प्रदान और इनके अलावा जो आपकी कलाएं होती है वो सब रूप प्रदान कला होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे एक जगह शामिल किए हैं। अगला जो पॉइंट है आपका वो कहता है कि कला का मुख्य स्रोत क्या है। कला का मुख्य स्रोत क्या है, वो है आपका रेखा। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल से सिंधु घाटी काल से जहाँ भी आपकी जो कला का स्रोत माना गया है वो आपकी रेखा माना गया है। क्योंकि आपकी जो भारतीय चित्रकला है वो आपकी क्या है, रेखा प्रधान है। इसलिए कला का मुख्य स्रोत रेखा है। अपनी मनोभाव को व्यक्त करने के लिए वो आपका आदिमानव हो या कोई भी कलाकार हो, वो रेखाओं का ही प्रयोग करता है। ठीक है, तो कला का मुख्य स्रोत आपकी रेखा ही मानी जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत कहाँ से शुरू हुआ है। आंसर है आपका लिपि से। लिपि से पाश्चात्य कला में सबसे जो प्राचीन लिपि थी आपकी, सबसे पहली लिपि वो थी आपकी रोजेटा लिपि की खोज हुई थी। इसलिए प्राचीन काल में कला का मुख्य स्रोत आपकी लिपि से माना जाता है। ठीक है, और रोजेटा लिपि सबसे प्राचीन है जो आपकी प्राप्त हुई थी। अगर आलोफ की बात करें, अगर केवल भारत की बात करें तो भारत में केवल आपका क्या है कि भारत में आपकी रेखा जो है रेखा प्रदान है। लेकिन अगर प्राचीन या पाश्चात्य कला की बात करेगा तो आपका फर्स्ट फ्लोर आपकी रोजेटा लिपि जाएगी, क्योंकि सबसे पहले रोजेटा लिपि की खोज हुई थी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में एग्जामिनर आपको देता है, आपको उसकी लैंग्वेज में समझना है। अगर भारत की बात की जाए तो रेखा, अगर आप आलोफ पाश्चात्य कला की भी उसमें ऐड किया गया है तो आप रोजेटा लिपि राइट करेंगे। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट भी आपका इंपॉर्टेंट है, कहता है कि इनमें से किसे मिश्रित कोकटेल चित्रशैली भी कहते हैं। इनमें से किसे मिश्रित कोकटेल चित्रशैली भी कहते हैं। तो उसमें आपका राइट जवाब है आपका देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली को आप कोकटेल शैली भी कहते हैं। और देवगढ़ आपकी राजस्थान की प्रमुख शैली, मेवाड़ की उपशैली मानी जाती है। और जो आपका देवगढ़ है, यहाँ से आप भारत का गुप्तकालीन सबसे प्रथम मंदिर देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर भी प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका सर्वतोभद्र सर्वतोभद्र शैली का मंदिर कौन सा है। तो देवगढ़ स्थित 10 अवतार का मंदिर भी आपका सर्वतोभद्र शैली का मंदिर माना जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि मिनिमल आर्ट नामक शब्द किसने गढ़ा है या किसने इसका प्रयोग किया था। तो उसमें जो आपका राइट जवाब है दोस्तों वो है आपका रिचर्ड वोम हेम। रिचर्ड वोम हेम ने सबसे पहले मिनिमल आर्ट का प्रयोग किया था। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका, 3 दिव्य पुरुष चित्र किस गुफा में अंकित किए गए हैं। 3 दिव्य पुरुष किस गुफा में अंकित किए गए हैं। इसमें आपका राइट जवाब है दोस्तों शीतलवासन गुफा में शामिल किए गए। शीतलवासन गुफा आपकी शीतलवासन गुफा, ये पल्लव शासकों ने इस गुफा का निर्माण करवाया था। आपकी शीतलवासन का अर्थ होता है जैन संतों का निवास स्थल। अगला पॉइंट है आपका कि जोगीमारा गुफा में सर्वप्रथम किस रंग का प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों उसमें आपका राइट जवाब है आपका हरे रंग का। हरे रंग का सबसे पहले जोगीमारा गुफा में प्रयोग हुआ है। वैसे यहाँ से जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से आता है कि जो जोगीमारा गुफा है इसके जो चित्र है कैसी पृष्ठभूमि पर बने हैं। तो जोगीमारा गुफा के जो चित्र बने हैं वो सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। और दूसरा क्वेश्चन होता है कि इसके चित्र कहाँ बने हैं। तो छतों पर बने हैं, छतों पर बने हैं और सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हैं। और क्वेश्चन आता है कि जोगीमारा में कितनी गुफाएं हैं। दोस्तों जोगीमारा में जो आपकी गुफाएं हैं वो है आपकी 2 गुफाएं प्राप्त होती है हमें जोगीमारा से। और ये आपकी गुफा 1934 में 1904 में इसकी डॉक्टर ब्लॉक ने खोज की थी। डॉक्टर ब्लॉक
डॉक्टर ब्लॉक, 1904 में डॉक्टर ब्लॉक ने इसकी खोज की थी। और आपकी जो जोगीमारा गुफा है आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। आपका लास्ट पॉइंट है आपका दोस्तों कि बाघ गुफा को पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में कब शामिल किया गया था। इसमें जो आपका राइट जवाब है वो है आपका 1951। बाघ की गुफाएं, इसमें आपकी 9 गुफाएं हैं और ये गुफा आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सारे के सारे ही आप इन्हें बार बार रिवीजन करेंगे और याद रखेंगे ताकि आप किसी भी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, आपकी जो आने वाली परीक्षा है यूपी टीजीटी और पीजीटी, इनके लिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपकी डीएसएसबी या नेट की जो परीक्षाएं होती है उनमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इनका रिवीजन करते रहेंगे और याद रखते रहेंगे। और दोस्तों ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना कमेंट ज़रूर भेजें दोस्तों। आप वीडियो देखकर लाइक नहीं करते ना ही कमेंट करते दोस्तों, ऐसा ना करें। आप लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं दोस्तों अपने बचे क्वेश्चन, जो आपके क्वेश्चन बचे हैं उन क्वेश्चनों के साथ कल हम अपने सुपर 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम फिर अन्य क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज के जो क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं दोस्तों। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।